हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप लोग लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। तो सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और जिन बच्चों ने भी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसकी प्लेलिस्ट तैयार है, आप लोग वहाँ से जाकर क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 की एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, कहता है स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए या ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। ठीक है, तो एकल अभिभावक वाले बच्चे से तात्पर्य क्या है। उन बच्चों से है जिनके माता पिता में से किसी एक के द्वारा ही बच्चे का लालन पालन किया जा रहा है, या तो वो दोनों अलग हो गए हैं या किसी एक की डेथ हो गई है। ठीक है, तो समझ गए ना। एकल अभिभावक का मतलब क्या होता है, या तो उसके पेरेंट्स में से या तो उनके केवल पिता हैं या माता है जो उनका पालन पोषण कर रही है। तो ऐसे बालक माता पिता के पारस्परिक प्रेम एवं सहयोग से वंचित हो जाते हैं। तो एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे कि बच्चे को पढ़ाते समय इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए। किसको, कि ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। बस इस चीज़ को क्या करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य समान बच्चों से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए जैसे कि क्या, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वंचित है ना किसी चीज़ से, यानी कि प्यार से। तो आप लोग उसके साथ वैसे ही व्यवहार करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कहता है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या है। कहता है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर यानी कि ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। यह कहता है सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। ठीक है, देखो, प्रतिभाशाली बालक अपनी श्रेष्ठ क्षमता एवं क्रियात्मक योग्यता के बल पर शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यालय स्तर पर उच्च स्थान प्राप्त करते हैं या किसी विशेष क्षेत्र जैसे कि गणित हो गया, कला विज्ञान हो गया, सृजनात्मक लेखन इत्यादि में उच्च स्तरीय प्रतिभा रखते हैं। ऐसे बालकों को वर्तमान स्तर यानी कि ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर यानी कि ग्रेड में प्रोन्नत करना संवर्धन कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कहता है बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। कह रहा है दंड से बचने के लिए माता पिता अनिवार्य रूप से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य हैं। सतत परीक्षण के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। या केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करेगी, या सरकारें उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा का पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। ठीक है, यानी कि कहता क्या है कि बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का आशय सरकार उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करे। क्या करे, सुनिश्चित करे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, सरकारी उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करे। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य परिवार समुदाय की सहायता से 14 से 16 वर्ष के तक के सभी बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कहता है कि किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध क्या है। कहता है अन्य लिंग के सदस्यों के मित्रता से, मानसिक शक्तियों से, स्कूल की उपलब्धियों से या शारीरिक संगठन से। ठीक है, तो किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व गुण का
पाया जाना उसकी मानसिक शक्तियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? उसकी मानसिक शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक, सामान्यतः मानव विकास की 12 से 18 वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है, ये तो आप सभी को पता होगा, है ना। ये जो होती है अत्यंत जटिल अवस्था है जिसमें बालक बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में बालक का तीव्र शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। साथ ही इस अवस्था की अपनी कुछ प्रमुख विशेषताएं जैसे कि पूर्ण वृद्धि विकास हो गया, ध्यान केंद्रण क्षमता हो गई, वृद्धि स्मरण शक्ति बढ़ना, इसमें स्थायित्व, सामाजिक संबंधों में वृद्धि तथा सामाजिक नेतृत्व गुण का विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोहलवर्ग से ये क्वेश्चन है, कहता है कि कोहलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह हैं? कहता है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, और कहता है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, या सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने सिद्धांत दिए हैं? 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन सी है? पूर्व परंपरागत जो 4 से 10 वर्ष तक चलती है, परंपरागत 10 से 13 वर्ष तक, एवं उत्तर परंपरागत 13 वर्ष से ऊपर, यानी कि 13 से 14, 15, 16 आगे जितनी भी चलती है। ठीक है, इन तीनों स्तरों में इनने क्या किया है कि संबंधित 2-2 चरण बनाए हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। पहली अवस्था के 2 उपचरण है, दूसरी अवस्था के 2 उपचरण है, तीसरी अवस्था के, है ना। इसके अधिकार संरक्षण अभिमुखता चरण में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कहता है कि शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संतुष्टि की जाती है। बिल्कुल की जाती है, क्योंकि इससे शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिलती है, इसलिए की जाती है। कहता है कि इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है, यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है, यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है। देखो, शिक्षण के संपूर्ण उपागम से तात्पर्य क्या है कि बालकों का संपूर्ण विकास होना। इसके अंतर्गत शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास को शामिल करते हैं। इस प्रकार ये शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देशन प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं 27 की ओर। ये भी आपका कोहलवर्ग से संबंधित है। कहता है आशना अच्छा करती है क्योंकि वे दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है ना। वे लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में? कह रहा है कि पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये प्याजे का है। ठीक है, अब बच्चा 3 ऑप्शन आपके, इन तीनों में से एक होगा। देखो, ये जो है आपका किस अवस्था में आ जाएगा? या दूसरी अवस्था में आपका आ जाएगा। कैसे आएगा अब ये समझ लीजिए। पारंपरिक में आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमन्यास, एक होता है मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ। यानी कि वो यही कह रहा है कि क्योंकि वे दूसरे द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, तो वे लॉरेंस अच्छा देखना चाहती है, यानी कि वे अपना निर्णय खुद ले सकती है। पापा कहते हैं कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो, है ना। तो ये किस में आ जाइए? पारंपरिक अवस्था में आ जाइए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। और कहता है कि डैश का व्यक्ति दया और सहानुभूति में विश्वास करता है। किसका? तथा उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनेक पहलू होते हैं, जैसे कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं कलात्मक इत्यादि। ये तो इतने पहलू होते हैं। लेकिन सामाजिक व्यक्ति का वे गुण होता है जिसके अंतर्गत वे समस्त प्राणियों के प्रति दया, सहानुभूति रखता है और मानव कल्याण के प्रति प्रेरित होता है। ठीक है, होते तो सब हैं, लेकिन सामाजिक व्यक्तित्व क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कहता है कि बच्चे अपने समाज के संबंध में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ कहाँ से सीखते हैं, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, आस पड़ोस से, बिल्कुल आस पड़ोस से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, धर्म से, स्कूल से और समकक्षीय समूह से भी सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
कहता है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना क्या कहलाती है। कहता है कि छात्रों में प्रत्याहार निवास प्रवृत्तियाँ पैदा करती है। कहता है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होती है। अधिगम को बच्चों के अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित यानी कि निरुत्प्रेरित कर देगी। यह अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। देखो वाइगोस्की ने 2 शब्द दिए हैं, एक दिया है आपका ZPD और एक दिया है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग तो दोनों में सहायता दी जाती है। ठीक है, लेकिन स्कैफोल्डिंग में शुरुआती सहायता दी जाती है जबकि ZPD में बीच में सहायता दी जाती है। ठीक है, ZPD में दी गई सहायता स्थायी होती है जबकि स्कैफोल्डिंग में दी गई सहायता अस्थायी होती है। तो इसमें से एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसे हम पाड़ यानी कि आधारभूत काम करेगी। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश में याद रखें ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या स्कैफोल्डिंग। हिंदी में इसके नाम बदले भी होते हैं। जब आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेट देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्कैफोल्डिंग शब्द दिया गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।